नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। स्क्रीन के दूसरे पार्ट में आप आदि अचिंत जी को देख रहे हैं। आदि जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका। नमस्कार नमस्कार। सर। आदि जी, मोदी जी ने तो इस बार बिल्कुल जिसको कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जो एक गर्मजोशी हुआ करती थी, जो पप्पियां झप्पियां होती थी, वो तो बिल्कुल ही नदारत हैं, बिल्कुल ही देखने को नहीं मिली हैं। और मोदी जी मिले जरूर हैं, बातचीत भी हुई है, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करके मिले हैं। तो ये शो करता है कि पिछले 16 महीने में जो कुछ आपने किया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने, वहां से जिस तरह के बयान आए हैं नवारो से लेकर के और तमाम दूसरे लोगों के, तो उसको लेकर के भारत ने एक अब ये संकेत तो दे दिए हैं कि भारत को आप दूसरे देशों की तरह हल्का लेकर के ना आके और उस तरह का बिहेव हमारे साथ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर वो तो है, बट देखिए कहीं न कहीं भारत ने भी एक बड़ा कॉशियस सा अप्रोच लिया है जहाँ पर अम, ज़्यादा कुछ बोलने-बालने की ज़रूरत नहीं है, कोई फालतू में झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि बस उसके सिर पे खड़े हो जाओ, ये भई तू पागल है, तू बेवकूफ़ है, ये है, वो है। ऐसा कुछ नहीं करा। और यही एक एक मैच्योर्ड जो कंट्री होते हैं ना सर, जिनके कहीं न कहीं बोलते हैं ना सिर कंधे पे सीधा है, टेढ़ा-मेढ़ा कुछ नहीं है, वो वैसे ही लोग वैसे ही बिहेव करते हैं। हमारे को कोई झगड़े-वगड़े लेने की मोल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना हमारे को कहीं पे भी कुछ फालतू का बोलने की ज़रूरत है, ना कुछ है। तो जो भारत की तरफ से इस टाइम पे करा गया है, वो एक बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि जहाँ पर आप बोल रहे हो कि हाँ, ठीक है, हमको पता है आपका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हमको आपका ये भी पता है कि साहब कहीं न कहीं आप लोग उल्टे काम करोगे एंड अगर आप देखेंगे इसके अंदर जिस तरह से मोदी जी ने इनको खड़ा करा और जिस तरह से बोला, जो भी बोला और उनकी बॉडी लैंग्वेज और ये सब देख के तो बड़ा कोल्ड सा था सर। अमेरिका की तरफ से अगर आप देखेंगे कोशिश तो काफ़ी है कि कुछ ना कुछ थोड़ा सुधार आए रिलेशनशिप के अंदर। और ये कोशिश इसलिए है कि क्योंकि सर चक्कर ये है कि इनको अब समझ में आ रहा है यार एक लाइन थोड़ा ज़्यादा क्रॉस कर लिया हमने। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा सर डोनाल्ड ट्रम्प के जो एडवाइज़र्स थे व्हाइट हाउस के अंदर उन मेरे को लगता नहीं है उनको पूरी तरह से भारत की स्टडी अब भारत का पूरा आइडिया था। उन्होंने जो दिमाग में आया बोल दिया, सोचा प्रेशर डालेंगे, ये डालेंगे और जैसा नॉर्मली सबके साथ करते हैं वैसा करेंगे और हो जाएगा। बट वो हुआ नहीं, वो उल्टा पड़ गया एक्चुअली। तो यहाँ पर जो इंडियन स्ट्रीट है उसकी तरफ से काफ़ी गुस्सा है। और ये इनको आइडिया मिला होगा मार्को रूबियो जब आया था इधर पे तो उनको ये पता चला होगा कि यार ये लोग तो साले गुस्सा हो गए। थोड़ा-सा कहीं न कहीं कुछ रिकवर करो नहीं तो हाथ से निकल जाएगी कहानी। तो इन्होंने मेरे ख्याल से रिकवर करने के लिए अब पूछा होगा इधर-उधर कि भई मोदी जी को क्या पसंद है? क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? वो मोदी जी की ना सब प्रशंसा करते हैं। तो अच्छा मैं भी करता हूँ। तो वही इन्होंने भी करने की कोशिश करी कि मोदी जी की हम एक्स्ट्रा टाइप प्रशंसा कर देते हैं, ताकि मोदी जी बस बैठ जाएँ और हमारे से जो भी माने वो सब कर दें। अब अगर वो सोचते हैं मोदी जी इन इतनी ये 1-2 प्रशंसा-प्रशंसा करने के बाद एकदम बैठ जाएँगे तो फिर उनको भी समझ में आना चाहिए क्या है। तीसरी चीज़ सर देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है अमेरिका के अपना खेल है, हमारा अपना खेल है और कहीं न कहीं वो अभी पूरी तरह से बाहर आ रहा है। जैसे क्वाड में चीज़ें ठीक नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा और यहाँ पर देखिए ये डोनाल्ड ट्रम्प की जो एस्टेब्लिशमेंट है अभी भारत के अंदर जो अगर आप कॉमर्स मिनिस्ट्री और इधर-उधर से देखें क्या फीडबैक आ रहा है, उसमें तो ये बोला जा रहा है कि साहब 2 साल हैं, ठीक है यार वेट कर लेते हैं। इतना क्या है? 2 साल की बात है, 2 साल के बाद कर लेंगे जो करना है हमको। इतना टाइम वेट कर लिया 2 साल और सही। तो एक वो कॉन्फिडेंस है कि यार अब ये कॉन्फिडेंस आता है जब आपके जो अमेरिका में देखिए जो वहाँ पे भी ब्यूरोक्रेसी है, वो परमानेंट होती है। तो वहाँ से भी कुछ सिग्नल्स आ रहे होंगे यहाँ पर गवर्नमेंट को कि यार ठहर जाओ यार थोड़ा आप यू नो 1-2 साल ठहर जाओ ये। तो अगर आप देखेंगे कि कहीं न कहीं एक बैलेंसिंग चल रही है, उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से तो एक सिंपल बैलेंसिंग है, ठीक है यार हमको जो चाहिए हमको लेना है आपसे।
बाकी कोई एक्स्ट्रा दोस्ती यारी है जो पहले होती थी कि भैया आप सबसे बेस्ट कंट्री हो, ये हो, वो सब चीज़ें अब नहीं होंगी। वो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि वो सब पूरा बंद हो गया है और ना जप्पी की बात हुई, ना मोदी जी की जो देखिए मोदी साहब जब किसी से मिलते हैं, एक बहुत वार्म तरीके से मिलते हैं, बड़ा जोर से बिल्कुल। के जोर से हँसने की आवाज़ें आती हैं, ये आता है, वो आता है, वो कुछ भी नहीं हुआ इस बारी। एकदम ठंडा व्यवहार था उनका और जो उन्होंने बोलना था वो उनके सामने उन्होंने बोल दिया और मोदी साहब एक ही लीडर हैं दुनिया में जो G7 में वहाँ बैठे थे, जिन्होंने ट्रम्प के मुँह पे जो बोलना था वो बोला है। बाकी किसी में हिम्मत नहीं हुई। और यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ कि ट्रम्प को ये उसके एडवाइज़र्स बोल रहे हैं कि साहब थोड़ा ठंडा करो इसको, क्योंकि इतना सब कुछ बोलने के बाद भी ट्रम्प का कोई जवाब नहीं आया। नहीं तो ट्रम्प ना फटाफट जवाब देता है। उसको वो बोलते हैं ना सहन शक्ति नहीं है उसके अंदर। तो उसने यहाँ पे भी जवाब नहीं दिया, तो चुप रहा वो। जब भारत ने बोला कि भई सेलर्स का ध्यान रखना है और ये सब चीज़ें करनी है, तो उसने कुछ नहीं बोला। नहीं तो हमको सबको पता है ट्रम्प का व्यवहार क्या है, एकदम से भड़क जाता है, वो लड़ाई-शड़ाई हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो यहाँ पर वो चुप रहा। तो इससे थोड़ा हिंट मिलता है कि साहब कहीं न कहीं किसी ने इसको बोला है यार ठंडा हो जाओ भाई। इतना भी लड़ाई-झगड़ा मत करो क्योंकि हमारे को भी आगे काम करना है यार, वो नहीं होगा ये। वो अगर हट गए तो फिर पंगे हो जाएँगे, तो थोड़ा-सा हवा निकालो इतनी गर्मी मत मत रखो। इसके साथ ट्रेड डील की बात चल रही है, मेरे को तो लगता नहीं है सर ट्रेड डील आगे जाएगी। बिकॉज़ ये लोग जो चीज़ें माँग रहे हैं अनटिल एंड अनलेस ये लोग बोलें कि भैया हम तो ठीक है, हमारी जो पुरानी डिमांड थी छोड़ो, आपको जो करना है अब ज़रा साइन करते हैं इसको। अगर उस जगह पे बात आती है तो फिर साइन हो जाएगी, बट अगर वहाँ पर बात नहीं आती तो मेरे को लगता नहीं है कि ट्रेड डील आगे जाएगी। आखिर में मैं यही बोलूँगा सर मोदी जी ने भी स्मार्ट चीज़ करी है। ट्रम्प साहब के इस टाइम पे जो सबसे बड़े भू-राजनीतिक शत्रु हैं, वो हैं यूरोप। तो यूरोप से जो अभी जैसे आप देखेंगे ब्रिटेन के साथ इन्होंने जो ट्रेड डील करी थी, वो 15 जुलाई से बोला है कि उसको ऑन कर देंगे। और यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील करी है, वो भी बोल रहे हैं बस ये साल के एंड तक ऑन हो जाएगी, तो काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल्स वहाँ से भी हैं। तो वो एक जो खेल खेला है मोदी जी ने, वो उसका कहीं न कहीं एक बोलते हैं ना हेजिंग होती है, बैलेंसिंग हो जाती है एंड उससे काफ़ी आपको एक सपोर्ट मिला है। प्लस अगर आप देखें जियोपॉलिटिकली भारत को साइड करना बड़ा डिफिकल्ट है। अब लोग बोलेंगे कि साहब उन्होंने देखो पैसिफिक से इंडो पैसिफिक से पैसिफिक कर दिया, वो उनका उनका नेवी है यार जो मर्ज़ी करें। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए सर, आपकी जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी थी, वो आपकी पॉलिसी थी। आप अगर क्वाड में थे, इट वाज़ पार्ट ऑफ योर लार्जर पॉलिसी। क्वाड के ऊपर आपकी इंडो पैसिफिक देखिए प्रॉब्लम क्या है, कई लोग इसको कन्फ्यूज़ करते हैं कि क्वाड के ऊपर हमारी इंडो पैसिफिक पॉलिसी बनी थी। ऐसी बात नहीं है, आपकी पॉलिसी का पार्ट है एक क्वाड। जो अमेरिका का क्वाड है, वो एक पार्ट है उसका। आप अपने आप काम कर रहे हैं इंडो पैसिफिक पॉलिसी में। अगर आप देखें पहले बेसिक हमारा जो इंडियन ओशन रीजन है उसको देख लेते हैं। आपका जो आपने इतने सारे वो जो बेसेस बनाए वहाँ पर मॉरिशस के साथ वहाँ पर जो चीज़ें करी, मालदीव्स के साथ आप काम कर रहे हो, लक्षद्वीप में कर रहे हो, अंडमान निकोबार में कर रहे हो। नीचे आपका नीचे तक जाइए मडागास्कर तक आपका सीधा उधर तक आपका नेवल प्रेजेंस पहुँच चुका है। अपना वेस्ट में जाएँगे तो दुकुम पोर्ट के अंदर आपका जो डील है आपकी इनके साथ ओमानीज़ के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ आपने अभी डिफेंस एक्सरसाइज़ेज़ शुरू करी हैं। यूएई के साथ आपकी अभी एक्सरसाइज़ेज़ शुरू हुई हैं। एक डिफेंस एग्रीमेंट वहाँ पर बन रहा है, तो वेस्टर्न साइड इस तरफ है। ईस्टर्न साइड में अगर आप देखेंगे कि आपका काम अभी म्यांमार के राष्ट्रपति यहाँ पर आए हुए थे। वियतनाम को आप ब्रह्मोस बेच रहे हो, फिलीपींस को ब्रह्मोस बेच रहे हो, इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस बेच रहे हो, सिंगापुर के साथ आपका मलाक्का स्ट्रेट्स के अंदर पेट्रोलिंग और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो आपका ये जो बेसिक इंडियन ओशन रीजन है, इसको आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो इस जगह के अंदर। अब इसको अगर आप एक्सटेंड करें थोड़ा-सा तो आपको अगर वेस्ट की तरफ जाएँ तो आपको दिखेगा कि भई टर्की के आस-पास साइप्रस जैसे हमने पिछली बारी बात करी थी साइप्रस, ग्रीस और आपका साइप्रस ग्रीस के साथ आप बात बात कर रहे हो उधर पे इज़राइल, साइप्रस, ग्रीस का जो एक ट्राइलैटरल है उसके अंदर भी आप एक ऑब्जर्वर की स्टेटस में हो, वहाँ पर डिफेंस एग्रीमेंट आपका स्टार्ट हो रखा है, इटली के साथ आपके अच्छे रिलेशंस हैं। तो मेडिटेरेनियन सी तक तो आपका काफ़ी अच्छा यू नो
धीरे धीरे करके अभी बढ़ना शुरू हो गया है। यहाँ पर तो एस्टैब्लिश हो रहा है, उधर पे अभी स्टार्ट हो रहा है, उधर पे बढ़ना शुरू हो रहा है। एंड अगर आप ईस्ट की तरफ इस तरफ जाइए, अभी जापान के साथ आपने बातें शुरू करी है, साउथ कोरिया के साथ बातें शुरू करी है, साउथ कोरिया के साथ शिप बिल्डिंग की आप बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जापान के साथ थोड़ा बहुत डिफेंस में बात शुरू हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ बायलैटरल डिफेंस में बात शुरू हो चुकी है। तो आपका जो रीजन है उसको आप अपने आप देख रहे हो। तो लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमारी जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी थी वो अमेरिका के ऊपर बेस्ड थी। वो नहीं थी, वो हमारी अपनी पॉलिसी है जिसके अंदर अमेरिका और क्वाड का एक रोल था। तो ठीक है, उसको नहीं खेलना वो रोल तो मत खेले, कोई इसमें हमारा कोई लेना देना है नहीं ना। अब एक और चीज इसमें बनती है कि इंडो पैसिफिक पॉलिसी के तहत ये लोग चाहते थे कि आप जाके चाइना से भिड़ें, आप जाके चाइना से लड़ें, आप जाके चाइना से पंगे करें, और ये पीछे से आपको, तो कल जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे ना कि अगर इस देश को कोई हमला करेगा तो हम देखेंगे, ये उसी का एक पार्ट है। ये तो उसका एक थॉट प्रोसेस है कि हम पीछे से तुमको देखेंगे, तुम जाके चाइना से लड़ो, हम क्यों लड़े भाई। हाँ। तो उनको पता है यहाँ पर दाल गल नहीं रही है, ठीक है, तो दाल नहीं गल रही तो फिर ऑब्वियसली वो अपने रास्ते जाएंगे। तो ठीक है, कोई इसमें बुराई नहीं है सर। तो क्या हम ये मान लें अब आदि जी कि जब तक ये दफा नहीं होते हैं तब तक हम बहुत सारे मसलों को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, कोई सर जल्दबाजी अपनी तरफ से नहीं दिखा रहे? जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं होगी, बट मैं एक चीज ऐसे भी बता दूं अभी ये जो आपका क्या बोलते हैं मिड टर्म आएगा ना सर, मिड टर्म के बाद आपको दिखेगा कहीं ना कहीं ये एकदम से गेम पलटेगा। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट्स में हमेशा होता है। तो मिड टर्म के बाद ये पूरी तरह से पलटेगा। एंड इसका एक रीजन है, क्योंकि देखिए ईरान में जो भी हुआ अभी, इसके अंदर बहुत लोग बोल रहे हैं ईरान जीत गया, अमेरिका जीत गया। मेरे हिसाब से ये वॉर खत्म ही नहीं हुई है। ये 60 दिन तक थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए इन लोगों ने कुछ और करना है, उसको भी वहां पर इलेक्शन जीतना है। ईरान की थोड़ी हालत खराब थी तो यहाँ पर भी उसको थोड़ा सा अपना खाना वाना ये वो सीधा करना है, तो एक थोड़ा सा बैक ऑफ करा है। बट अगर आप देखें लड़ाई तो फिर भी चल रही है। ईरान उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है सर, कि भाई आप लेबनान को नहीं ठोकेंगे। इसराइल तो मारी जा रहा है लेबनान को, और ईरान ने साइन कर दिया वो चीज। ईरान का जो सबसे बड़ा वर्चस्व था कि भाई फिलिस्तीन का एक स्टेट बनना चाहिए, फिलिस्तीन को तो भूल गया, वो बात ही नहीं करता फिलिस्तीन के बारे में। तो दोनों की थोड़ी सी हालत थोड़ी सी ऐसी है कि जहां उनको दोनों को ब्रेक चाहिए, तो दोनों पीछे हट गए। और ये लेकिन लड़ाई तो चलेगी सर, क्योंकि ईरान कुछ बेवकूफी करेगा या अमेरिका कुछ बेवकूफी करेगा, और बेवकूफी करेंगे दोबारा फिर लड़ेंगे। तो ये आप देखिए, अगर ईरान में इसको ये सब चाहिए था, अभी उसको धीरे धीरे उसके अंदर गेम चेंज करना है तो आपकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर ओपेक को उसको तोड़ना है तो यूएई से जो तेल जाना है सर वो आपको खरीदना है। सही है। तो अगर ओपेक तोड़ने में तो फिर अमेरिका का भी हाथ है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर यूएई से तेल जाके आपको खरीदना है तो आपको जरूरत पड़ेगी। दूसरा, भाई वेनेजुएला का जो तेल है, अगर उसको मार्केट में पूरी तरह लेके आना है इनको, उसमें आपके बिना वो कर नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन आएगी अमेरिका के अंदर आगे जाके कि यार ठीक है वो है, बट हमको कहीं ना कहीं इनके साथ काम करना होगा। तो ये घूम के वापस आएंगे। और ये जो मार्को रूबियो यहाँ पर आया था, सर्जियो गोर को इन्होंने यहाँ पर भेजा है, ये सारा उसी की तरफ था कि भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा यू टर्न मारो यार, कहीं थोड़ा गैप ढूंढो। बट ये प्रॉब्लम क्या है सर अमेरिकन के अंदर, उस यू टर्न मारने में भी कुछ उल्टे काम करते हैं, जाके वो मदद ऑफ चैरिटी में जाके बैठ जाओगे तुम। तो बिल्कुल। अब ये चीजें, अब यहाँ से जो जो फीलिंग जा रही है और जो चीज इनको दिखाई गई है कि यार ये चीजें से हम नहीं मानेंगे ये सब। हम बोल रहे हैं एफसीआरए हटाओ, वहां पर तुम शुरू हो गए हो जी। अब भाई नहीं होगा ये सब। आपको या तो एक्सेप्ट करना है करो, नहीं तो अपने रास्ते चलो। कहीं ना कहीं आपको दिखेगा धीरे धीरे करके कुछ जगहों पे अमेरिका धीरे धीरे करके, मैं ये नहीं बोल रहा कि कल सुबह से ये होगा, साल 1.5 साल 2 साल के बाद आपको दिखेगा कई चीजों में आपके साथ वो थोड़ा सा बैलेंस करनी शुरू करेगा। आज तो सर्जियो गोर जाकर के अमित शाह से मिले हैं, गुलदस्ता लेकर के गए थे। हाँ, तो कल ट्रंप से मुलाकात मोदी जी की, और आज सर्जियो गोर मिल रहे हैं देश के गृह मंत्री से।
इनको वही पता है तो सर। है ही कि अमित शाह जो हैं वो सबसे ताकतवर मंत्री हैं इस समय, सेकंड टू मोदी जी ही समझिए। तो वही है, वो कहीं न कहीं आपसे थोड़ा बहुत हवा निकालने की कोशिश करेंगे कि नहीं, नहीं यार थोड़ा-सा थोड़ा ठंडा हो जाते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाते हैं, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। तो थोड़ा-सा मतलब टेम्परेचर डाउन कर लो, एटलीस्ट हम थोड़ा देख लें, क्या कर लें, क्या नहीं कर लें। तो ये आपको दिखेगा सर, एंड ये एक अभी एक भी बड़ी जी? ये जो 12 परमाणु अस्त्र तैनात किए गए हैं, इनकी बड़ी चर्चा है। ये किसके लिए किए गए हैं? सर देखिए, परमाणु अस्त्र जो हैं, वो आपके एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए होते हैं सर। एंड स्पेशली जिस जगह पे आपने डाले हैं, आपने डाले हैं किसमें सर? आपने डाले हैं सबमरीन्स के ऊपर। तो ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब क्या है सर? सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि भाई किसी ने आपके ऊपर हमला करा और वो हमला होने के बाद आप उसके ऊपर दोबारा हमला करोगे। ठीक है जी? तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नाउ ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आपको क्यों चाहिए सर? अब ना आप पे चाइना हमला कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। एक ये होता है सर, देखिए जो बड़े देश होते हैं ना सर, बड़े देश जो यू नो वर्ल्ड पावर्स बनने की बात करते हैं, उनमें अगर आप देखेंगे वो सब फिर न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं। तो 2-3 मैसेजेस आप यहाँ पर भेज रहे हो कि मिलिटरीली अगर आप देखें, हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, हमारा जो क्या बोलते हैं न्यूक्लियर का जो पूरा प्लेटफ़ॉर्म है और जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो इतना मैच्योर हो चुका है कि हम अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सकते हैं। हमारे को डर नहीं है कि कोई बेवकूफ़ी हो जाएगी, हम अपने फोर्सेस को पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं। ये पहले भी हो रहा था सर। ये इस चीज़ को पब्लिक में डाला गया है, जान के। अब इस चीज़ को पब्लिक में इसलिए डाला गया है कि एक मैसेज तो आपको भेजना ही है। अब ये किसको मैसेज भेज रहे हैं आप? रशिया को तो भेजेंगे नहीं। तो यहाँ पर चाइना को एक मैसेज है, पाकिस्तान को एक मैसेज है और अमेरिका और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी एक मैसेज है। अब इसके साथ-साथ आप जोड़िए कि आप अभी बोलते रहते हैं कभी, भई अब अग्नि 6 तो रेडी है, मैं उड़ा दूँगा। एक बारी अग्नि 6 को आप फायर कर दें, उसके बाद दुनिया देख लेगी अग्नि 6 क्या है। जब तक अग्नि 6 फायर नहीं होती, दुनिया को पता नहीं है साला है क्या इसके पास। तो कई बारी होता क्या है कि एक जो कन्फ्यूजन आप क्रिएट करते हो दूसरों के मन में, वो आपको ज़्यादा फ़ायदे देती है रादर दैन कमिंग आउट एंड सेइंग कि भैया ये मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है। तो आपका मेरे हिसाब से ये एक एम्बिग्विटी जो वेग सा एक गेम होता है, इसके अंदर आपको खेलने का मेरे को दिख रहा है कि आप खेलने की कोशिश कर रहे हो। सॉरी बट इसके अंदर सर न्यूक्लियर वेपन्स का सबसे बड़ा ये मैसेज है कि साहब अभी वो जो पहले आप करते थे कि यहाँ पर आ जाओ, ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये सब चीज़ें चलेगी नहीं। चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना के लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि साहब आप अगर सोचते हो कि एक स्ट्राइक में आप हमारा पूरा ये सब हटा दोगे, वो नहीं होगा। पाकिस्तान को ये मैसेज है कि भैया आपकी फर्स्ट स्ट्राइक से पहले हम लोग आपके ऊपर मार सकते हैं। आप अगर सोचते हो कि आप न्यूक्लियर वेपन्स हमारे ऊपर फेंकोगे, आप लॉन्च कर दोगे न्यूक्लियर वेपन्स, हमारे यहाँ पर फटने से पहले आपके घर में फटेगा वो। तो आप ये मैसेज दे रहे हो। तो एक डिफरेंशियल है सर, ये एक अब यहाँ पर इसको देखिए न्यूक्लियर वेपन्स को अगर आप इधर पे रखते हो, आप उसको अटलांटिक ओशन तो नहीं भेज रहे, आप उसको इधर तो नहीं भेज रहे, आप उसको पैसिफिक ओशन तो नहीं भेज रहे, आप इंडियन ओशन में ही रखोगे उसको। अब आप इसको इसके साथ कनेक्ट करिए इंडियन ओशन का ये जो इंडो पैसिफिक कमांड और इंडियन ओशन जिसको हम बोलते हैं ये भारत का है। अब उसके अंदर भारत के एटमी हथियार अगर घूम रहे हैं, तो फिर बड़ा क्लियर है कि ये क्या है। सही है। तो ये एक बड़ी क्लियर दुनिया में आप मैसेजिंग कर रहे हो कि भैया थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करो। तुम ये जीडीपी बोलते रहते हो, जीडीपी वीडीपी से कुछ नहीं होता, भारत अभी पहुंच चुका है। अभी भी हमारे पास बहुत खामियां हैं, हमको बहुत काम करना है, ये सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो हमको बोलते हो ना कि ये ना भारत G7 का अस्थायी सदस्य तो है नहीं, विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है, लेकिन जो
ग्रुप फोटो के समय पोजीशन थी मोदी जी की, और वहां भी और G7 समिट में भी जो सीटिंग अरेंजमेंट था और तमाम वो वहाँ की जो गतिविधियां थी, जिस तरीके से लोग आकर के मिल रहे थे, वो सब तो ट्रंप ने भी देखा होगा। और ट्रंप को इस बार पहली बार मैंने देखा है पूरी तरह अलग थलग, क्योंकि जिस तरह के टैरिफ इन्होंने थोपे हैं दुनिया भर के देशों पर, जिस तरह की वाहियात बयानबाजी की है राष्ट्र प्रमुखों के संबंध में, उसका कहीं ना कहीं असर तो दिखता है ऐसे मौकों पर। देखिए सर, ट्रंप का अब वही है ना, ये लोग भी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये भी थोड़ी डरी हुई हैं यार, ये साला नाक ना कटवा दे हमारी। जिस तरह से ये बात करता है, जिस तरह से उसका बिहेवियर है और जिस तरह से ये चीजें करता है, वो इनके दिमाग में भी है कि यार ये सारा कहीं हमको नहीं लटका दे बीच में। पता चले हम इधर कुछ अच्छी करने की सोच रहे हैं, हमारे ऊपर इसने कुछ बेवकूफी बोल दी तो हमारे घर में इज्जत खत्म हो जाएगी। तो सबको उसकी भी चिंता है। दूसरा सर, ये भी एक देखिए, वो अगले दूसरे दिन पे जो मीटिंग में आने वाला था, ये आया नहीं और कहता है वो आई एम द बॉस। तो अब आप किसको बोल रहे हो कि आई एम द बॉस? ये तो बेवकूफी है ना सर, आपको आना चाहिए था टाइम पे। आप बोलते हो भैया आई एम द बॉस, मैं नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं ये इसकी भी गलती है कि भाई ये इस तरह का जो व्यवहार करता है, वो तो इसका कहीं ना कहीं तो खामियाना इसको खाना पड़ेगा। अब मोदी जी को देखिए सर, पहले दिन पे जो फोटो खींचने का टाइम था, ठीक है, वहां पर मोदी जी भी खड़े थे, ट्रंप भी खड़े थे। मोदी जी मिले नहीं जाके उससे वहां पर। और मोदी जी एक ऐसे इंसान है सर, वो सबसे मिलते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, 10-12 साल से पूरा देश देख रहा है सर। मोदी जी सबसे मिलते हैं जाके, मोदी जी सबसे अच्छे से बात करते हैं, चाहे उनका कोई भी हो, कोई भी मतलब उनको गाली-गूली दे, फिर भी वो अच्छे से मिलते हैं उससे। वो कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं करा कि भई गलत तरह से किसी को मिलें या कुछ किसी को गलत बोलें। उनका व्यवहार नहीं है वैसा। वो हमेशा एक बड़े ठंडे दिमाग से, अच्छे से, प्यार से मिलते हैं सबसे। अब यहाँ पर अगर आप देखें, मोदी जी ने उनको मिला ही नहीं। वो मिले ही नहीं वहाँ पर जाके। तो वहाँ पर सामने उनके मेलोनी से मिल रहे हैं और उर्सुला वॉन डर लायन से मिल रहे हैं और बाकी दूसरे लीडर से मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साथ में उसके वो खड़े हुए थे। क्या नाम है? कोस्टा डोनाल्ड ट्रंप। है, ब्राजील के प्रेसिडेंट है, कई लोगों से बड़ी गर्मजोशी से मिले हैं वो। ठीक है, तो और उसके साथ में खड़े हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ पर मिले नहीं इनसे। उसके बाद अंदर आके मिले। तो इसका मतलब क्या है? मोदी जी को जो भी मिलना था, उस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना था। तो आप एक ऐसी सिचुएशन में जाके उसमें रहोगे जहां पर आपको कंट्रोल कर पाओ। तो इन्होंने डिसाइड करा कि यार वहां पर नहीं, मैं बाद में मिलूंगा इसके साथ, क्योंकि यहां पर ये कुछ बेवकूफी करेगा, उसके बाद मेरे को कुछ जवाब देना होगा तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो आप देखेंगे कि ये वहां पर खत्म कर करा के उसके बाद अंदर आए, अंदर मिले इनसे, और अंदर भी मिले सिर्फ मोदी जी, ट्रंप और इंटरप्रेटर था, 3 लोग। और वहां से आप देखिए उसके बाद की वो जो एक और फोटोग्राफ आई, जब मोदी जी ऐसे उंगली नीचे करके बैठे थे, वो तो बीजेपी आरएसएस वालों की फेवरेट पोजीशन है। जब वो बिल्कुल। गुस्से में होते हैं तो ये एक वो उंगली नीचे हमेशा दिखाते हैं, नहीं तो उंगली ऊपर करके बात करते हैं, नहीं तो गुस्से में होते तो नीचे करके दिखाते हैं। ये अगर आप जो पुराने पुराने बीजेपी आरएसएस वाले हैं उनको सबको देखेंगे, वो सारे ऐसे ऐसे ही हैं सर। बहुत सारे लोग ऐसे आपको व्यवहार करते हुए दिखेंगे। तो अगर आप इस चीज को पूरी तरह देखें, इनको कहीं ना कहीं वो सिचुएशन को अपने हाथ में रखना था और अपने हाथ से बाहर नहीं लेके जाना था, क्योंकि इनको पता है कि कहीं ना कहीं अगर हाथ से सिचुएशन बाहर गई तो फिर क्या होगा, फिर डोनाल्ड ट्रंप फिर उस चीज को डोमिनेट करेगा, और वो इनको देना नहीं था, वो अपॉर्चुनिटी इनको देनी नहीं थी। तो ये मेरे को दिखता है कि इन्होंने कंट्रोल करके रखा कि साहब मैं इस चीज को मतलब अपने पास रखूं, एंड कहीं ना कहीं मेरे हाथ से बाहर नहीं जानी चाहिए सिचुएशन, क्योंकि मेरे को इसको संभालना है। तो मोदी जी ने उस तरह इसको रखा है यहाँ पर। और जो बोलना था सेलर्स के बारे में, ये चीजें तो काफी उन्होंने तीव्र शब्दों में बोला है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है सर। आज तो तस्वीरें आई हैं कि
ईरान और अमेरिका के बीच जो अंतरिम युद्ध विराम हुआ है उस पर डोनाल्ड ट्रंप भी सिग्नेचर कर रहे हैं और ईरान के राष्ट्रपति भी वो नोटबुक सी दिखा रहे हैं कि मैंने भी सिग्नेचर कर दिए हैं। इसका मतलब हम ये माने कि कुछ समय के लिए तो कम से कम ये ठू ठू ठाए ठाए बंद हो जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच में जी सर, बट इजराइल नहीं मानेगा। और यही तो प्लान है ना सर। देखिए, एक टैक्टिक होती है गुड कॉप बैड कॉप। अमेरिका गुड कॉप है, सब कुछ हाँ हाँ चल चल साइन कर लेते हैं, मरवाएगा उससे वो। आप वो एग्रीमेंट का पहला पहला वो पढ़िए, क्या लिखा है उसके अंदर कि भाई लेबनान के साथ सब जगह पे युद्ध विराम होना चाहिए। कल रात को तो लेबनान को ठोक रहा था वो, कल रात को, कल सुबह ठोका, परसों रात को ठोका, परसों सुबह ठोका, और हारी जा रहा है वो। तो वो थोड़ी रुक रहा है, वो तो खुले में बोलता है मैं नहीं मानता। तो अगर आप देखिए, अगर ईरान ने फिर भी वो डील साइन करी है तो कहीं ना कहीं इनके भी प्रेशर है। और सबसे बड़ी चीज मुझे दिखती है सर, जो इनके आईआरजीसी के सरबराह हैं, क्या नाम है उनका, अहमद वाहिदी, उनको मार दिया है पिछली हमले के अंदर। तो वहां पर अंदर भी थोड़ा चरमराहट उठी होगी कि यार ये तो सारे सबको मार रहे हैं, कुछ ना कुछ अभी डील डूल करो, अपने आप को अंदर से थोड़ा स्ट्रेंथन करेंगे, नहीं तो हम मारे जाएंगे सारे। और देखिए सर, एक एक चीज होती है, जो ये अथॉरिटेरियन टाइप जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इनके अंदर एक एक बड़ी क्लियर चीज होती है कि भाई हमको सत्ता में रहना है किसी तरह से। उनको अपने देश की परवाह नहीं है सर, उनको अपनी कुर्सी की परवाह है। तो चाहे वो हारे या जीते, हम अगर उनको सत्ता में मिलने की चीज मिल रही है तो वो ले लेंगे। उसको ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए जहां पर देश जीत जाए और ये लोग हार जाए। तो चाइना में भी अगर आप देखेंगे वही चीज, वही व्यवहार आपको दिखेगा। तो सत्ता में इनको रहना है, तो अगर उनको एक जगह मिल रही है कि हाँ ठीक है यार, हमको थोड़ी सी जगह मिल गई है, यहाँ पर सत्ता में रहेंगे तो हम रह लेते हैं। अमेरिका में भी अब घर में देखें सर, तेल बढ़ना शुरू हो गया है। आज जो न्यूज आ रही है, देखो $4 पे आ गया वापस तेल नीचे। उसका मिड टर्म है, तो वो देखेगा, देखो मैंने मैंने जीत गया, मैं, अमेरिका बहुत पावरफुल है, ऐसे ऐसे करके खड़ा होगा। और उसके बाद बोलेगा मैं जीत गया, देखो ईरान को लिटा दिया, ईरान लाइन पे आ गया, ये करेगा वो करेगा, अपने वोट ले लेगा, देखो जी ऑयल के तेल के प्राइस कम हो गए, ये हो गया। एक बार वोट ले लिया फिर शुरू कर देगा। इनको क्या फर्क पड़ता है। तो ये कहीं पे खत्म नहीं हुआ है सर अभी, ये चलेगा। और ये दोबारा इस सिचुएशन में आएंगे, और दोबारा जब सिचुएशन में आएंगे, अब ईरान उस पोजीशन में नहीं है कि जिस तरह पहले लड़ा था उस तरह लड़ पाएगा। ये इन सबको भी पता है, ईरान को भी पता है। ना रशिया आया सामने उसको हेल्प करने के लिए, ना चाइना आया हेल्प करने के लिए, दोनों दूर खड़े रहे। दूसरी चीज क्या है सर, ये जो स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं कि भैया हम कंट्रोल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 1 1.5 2 साल के अंदर सर उसका डाइवर्जन निकल रहा है। सऊदी अरेबिया दूसरी तरफ लेके जाने की बात कर रहा है, इराक को दूसरी तरफ लेके जाने की बात कर रहे हैं, यूएई ऑलरेडी बात कर रहा है, बोल रहा है 2027 में उसकी पाइपलाइन खड़ी हो जाएगी। तो जिस जगह पे ईरान प्रेशर डाल सकता है वो तो जा रही है हाथ से। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, जिस तरह के एक्शंस इस टाइम पे इजराइल लेबनान में ले रहा है, होता क्या था सर, लेबनान और ईरान से दोनों से अगर अटैक आता था इजराइल पे, तो वो फिर मार लगती थी इजराइल को, वो संभाल नहीं पा रहा था उस चीज को। जी जी। तो अगर ईरान के साथ उसको गेम दोबारा करना है, उसको लेबनान का प्रॉब्लम खत्म करना है, उसको लेबनान के जितने बंदे हैं, लेबनान के पास जो रॉकेट्स हैं सर, वो 30 से 40 किलोमीटर वाली रॉकेट्स हैं उसके पास। तो अगर आप देखें, वो लेबनान में क्या कर रहा है, वो 50 किलोमीटर दूर कर रहा है उनको। तो उसको ये लगता है चल ठीक है, अब 50 किलोमीटर दूर हो गए तो इतना तो एटलीस्ट मेरे शहरों के ऊपर तो नहीं आएगी अभी। तो जब वो होगा तो एक सेफ्टी बन जाएगी उसके लिए कि भैया अब मैं ईरान से डायरेक्टली लड़ सकता हूं और मेरे को यहां से कोई खतरा नहीं है। जैसे ही ईरान के साथ इसराइल का युद्ध शुरू हुआ, वहां पर लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने इनके ऊपर रॉकेटें मारनी शुरू कर दी। बिल्कुल। तो वो उसको पीछे करेगा, फिर इसके साथ लड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एक टाइम ले रहे हैं और कुछ नहीं है सर।
आदि जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आदि जी के चैनल का नाम है डेफ टॉक्स बाय आदि, तो उनको सहयोग भी करिए, उनको सब्सक्राइब भी बनिए उनके। थैंक यू सो मच आदि जी। नमस्कार सर। नमस्कार।